अच्छा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफ़ी टाइम हो गया स्टार्टिंग में। आज का हमारा टॉपिक था सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ तो मेरा नाम निज़ामुद्दीन उस्मान है और मैं एस ऑब्जर्वर हूँ और मैं एसईओ में हेल्प करता हूँ ई कॉमर्स बिजनेस को थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने में। और ये काम मैं तकरीबन 2014 से कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि हम अपने बिजनेस को कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए से प्रमोट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वे से और पेड वे से। इसके अंदर हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं कि हमने जब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो कुछ हमारे शुरू में गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिनको हमने फोकस करके लेके चलना है। तो ये गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में हमारे पास जो नंबर 1 गोल है वो ये होगा कि हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस जो है उसको इंक्रीज़ करना है। नंबर 1 गोल जो है वो अपने ब्रांड की अवेयरनेस है, उसको हमें इंक्रीज़ करना है कि दोनों तक हमारे ब्रांड की हर किसी को पता लगे हमारा ब्रांड जो है वो मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है और हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा गोल होना चाहिए जिसको हमने मद्देनज़र रखना है वो होगा कि मैनेज ब्रांड रेपुटेशन। कि जब हम ब्रांड बना लेते हैं, अ, जब हम वेबसाइट बना लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम आ जाते हैं, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमने अपने ब्रांड की रेपुटेशन को भी मेंटेन रखना है, मैनेज करना है। कहीं कोई किसी भी किस्म की नेगेटिविटी आती है, किसी किस्म का अगर कोई क्लाइंट कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, उसने बैड रिव्यूज़ दे दिए हैं, तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है सोशल मीडिया गोल्स के अंदर। ये सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। और थर्ड हमारा गोल जो होता है वो यकीनन कि हमने अगर वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट की ट्रैफिक को भी इंक्रीज़ करना है, जो कि बाकायदा एसईओ की मदद से की जा सकती है। और हम पेड कैंपेन चला के भी सोशल मीडिया के थ्रू वेबसाइट को ट्रैफिक इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बिजनेस एक रन करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं या ना बनाएं। काइंडली माइक ऑफ रखें। अब वेबसाइट का मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता हर बिज़नेस के लिए जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एड कैंपेन या बिज़नेस रन कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपकी बिज़नेस के लिए, जो कि एक आपकी बिज़नेस की रेपुटेशन को, आपकी बिज़नेस की एक अथॉरिटी को कंफर्म करता है, बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है अगर आपकी वेबसाइट भी मौजूद हो। तो ऑप्शनल है वेबसाइट का होना। कुछ लोग इस चीज़ से थोड़ा सा स्टार्टअप जो होते हैं ख़ास तौर पे, वो स्टार्ट में बिजनेस वेबसाइट नहीं इस्टेब्लिश कर पाते क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये एक ऑप्शनल चीज़ है, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे जाके। इम्प्रूव कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो यहाँ पे जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो हमारा मकसद है कि जो हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर अपने बिजनेस की अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इंगेजमेंट भी इम्प्रूव करें। उसकी मुख्तलिफ सूरत हाल हैं कि हम कैसे उनको इंगेज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। ये आगे हम जाके डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बूस्ट कन्वर्जन एट सेल। तो डेफिनेट जो हमारा गोल होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो हमारा अपनी कन्वर्जन और सेल्स को बूस्ट देना होता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट हो और लीड्स जनरेट करना होता है। अच्छा, लीड जनरेट के अंदर क्या होता है फ़र्क, और बूस्ट जो कन्वर्जन्स होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? एक मामूली सा फ़र्क है कि जो क्यूरीज हमारे पास आ रही होती हैं वो समझ लें कि कन्वर्जन्स हैं, और उन क्यूरीज के अगेंस्ट जो हमें सेल होती है वो बेसिकली लीड्स होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने मार्केट इंसाइट भी रखना है सोशल लिसनिंग के ज़रिए से।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बनता है कि हमारे गोल्स के अंदर ये होना चाहिए कि हमारे जो ब्रांड का नाम है उस नाम को कोई लोग अगर मेंशन कर रहे हैं, कोई हमारे ब्रांड के साथ हैशटैग यूज कर रहे हैं या चेक आउट कर रहे हैं कि हम इस जगह पे चेक इन हैं, या फिर आप ये देखें कि आपके कंपटीटर्स के क्या क्या हैशटैग वो यूज कर रहे हैं और वो उनको किस तरह से जो आम कस्टमर है उनको कैसे इंगेज कर रहा है। तो इस चीज़ का भी हमने आइडिया लगाना होता है, इस चीज़ को भी हमने चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि किस तरह की जो मार्केटिंग की जा रही है, किस तरह की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किस 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 हद तक हमें आगे जाना है, किन किन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को कमेंट्स वगैरह फौरन नहीं देख पाऊंगा। यहाँ पे गली में। सो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है सोशल मीडिया गोल्स का, वो हमारे पास ये है कि अट्रैक्ट कैंडिडेट्स फॉर ओपन पोजीशन। ये एडिशनल एक पॉइंट है कि आप जब स्टार्टअप होता है, आपका छोटा बिजनेस होता है, तो आप लोग ये एडिशनल फ़ायदा उठा सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के दौरान आप हायरिंग का भी काम कर सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ कैंडिडेट्स चाहिए हों तो आप इस सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए से ये गोल भी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास जो मेन गोल्स हैं इनको हमने डिस्कस करना है, इनको हमने समझना है कि इनको कैसे अचीव किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि रिसर्च करना है कंपटीशन को, कि हमने अपने कंपटीशन कैसे रिसर्च करना है या कंपिटिटर्स को कैसे हमने देखना है कि मार्केट में ऑलरेडी क्या चल रहा है। तो हम इसको 7 स्टेप्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला हमें जो रिसर्च करना है वो ये देखना है कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन कंपटीटर है हमारी फील्ड से रिलेटेड। आप कोई भी एक बिजनेस डालें, क्लोथिंग है या क्रॉकरी का है या आपके ब्यूटी ब्यूटी आइटम्स का है, तो किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है तो आपने पहले उस बिजनेस से रिलेटेड कंपटीटर्स को देख लेना है, एक लिस्ट आउट कर लेना है कि आपकी मार्केट में कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। और इसमें भी दो सिनेरियो आ जाते हैं कि एक टॉप ब्रांड्स होते हैं, एक मीडियम लेवल ब्रांड्स होते हैं कंपटीटर, और एक बिल्कुल स्टार्टअप होते हैं कंपटीटर्स। तो आपने ऐसे कंपटीटर्स को देखना है जो मीडियम टू हाई लेवल कंपटीटर्स होते हैं। काइंडली अपना माइक ऑफ अच्छा, रखें। बस इधर सेंड करते रहो। कंपटीटर्स को जब हमने एनालाइज करना है तो उसके अंदर भी हमारे पास एक फिल्टर है जो मैंने अभी आपको बताया कि किस लेवल के कंपटीटर्स के आपने फॉलो करना है। अब मैं अगर कहूँ कि आप लोगों ने एक क्लोथिंग का काम शुरू किया है, सॉरी, कोशिश करें अपना माइक ऑफ रखें। जब मैं आप लोगों से क्यूरीज लेना चाहूँगा आप लोग फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। कंपटीटर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कंपटीटर्स जब हम एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपने एक मीडियम लेवल का कंपटीटर को स्टार्ट में पिक करना होता है। आप हाई लेवल के कंपटीटर्स को देख के काफ़ी कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मीडियम लेवल का कंपटीटर ऐसा कंपटीटर जो बहुत ज़्यादा अरसा से मार्केट में ना इन हो, यानी 1 साल 2 साल उसके हुए हों, उस मार्केट में इन हुआ हो और अच्छी कंपेन चला रहा हो, उसकी अच्छी वेल रेपुटेशन बनी हुई हो, उसकी वेल मैनेज मैनेज किया हुआ हो, उस कंपटीटर्स को आपने पिक करना है। और आप 3 से 5 कंपटीटर्स को कोई भी पिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप कोशिश करें कि ऐसे कंपटीटर्स जो रिसेंटली मार्केट में इन हुए हों और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हों, फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए हों और इंगेजमेंट उनकी अच्छी हो, तो ऐसे कंपटीटर्स को आपने फॉलो करना है, उनको आपने लिस्ट डाउन करना है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि एनालाइज कंपटीटर्स ऑनलाइन प्रेजेंस, के आपने ये देखना है कि वो किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है उन वो कहाँ कहाँ मौजूद है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म वो
यूज कर रहे हैं। तो जब आपने मेन 4 से 5 कंपटीटर्स लिस्ट डाउन कर लिए, तो उनके नाम के आगे फिर आपने ये सारी तरतीब के साथ लिखते जाना है कि ये कंपटीटर्स कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है, ताकि आपके पास जो डाटा है वो कंपाइल्ड वर्जन के अंदर मौजूद हो, और उसके बाद फिर आप उससे कुछ आउटपुट ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि गैदर इंफॉर्मेशन। अब ये गैदर इंफॉर्मेशन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यू बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। इसको मैं खुद भी अक्सर औकात फॉलो करता रहता हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि जब आप किसी भी कंपटीटर्स की वेबसाइट पे जाते हैं या आप उसको सोशल मीडिया पेज पे चले जाएं और उनको इनबॉक्स करें एज अ उनका कस्टमर बन के जेनेरिक, और उनसे मैसेज करें कि उनकी सर्विस आपको चाहिए, हालांकि आप भी सेम वही सर्विस दे रहे हैं। जब आप फेसबुक पेज पे जाके उनको मैसेज करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि मैसेज करने के बाद कितनी देर बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया आपको। जब उन्होंने रिस्पॉन्स किया तो फर्स्ट मैसेज उनका क्या था, क्या वो ऑटोमेटिक मैसेज था या उन्होंने टाइप करके भेजा। और जब उन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन की, जब आप उन्हें उनसे सर्विस के बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या अंदाज क्या था, उनका बिहेवियर कैसा था, क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन आपको दी, क्या उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ जो आपने उनसे क्यूरी ले रहे हैं, जो आप सर्विस ले रहे हैं, उसके साथ साथ क्या वो अदर सर्विसेज या प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक तरीका होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करने का अपने कंपटीटर से, कि वो किस अंदाज से मार्केट में क्लाइंट्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, किस अंदाज से वो कस्टमर को एंगेज कर रहे हैं, कस्टमर को कौन सा सर कैसे हैं आप? ठीक है। काइंडली अपना माइक ऑफ रखिएगा। और नेक्स्ट जो है फिल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर उनकी वेबसाइट है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देखें कि वो अगर आपसे कोट मांगते हैं, अगर किसी भी चीज़ का कोटेशन है, सर्विस लेनी है, प्रोडक्ट आपने लेनी है, तो अगर उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह दिया हुआ है तो आप उसको फिल करें और देखें कि उस फॉर्म के अंदर क्या क्या उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज किया एक लोकल बिजनेस है जो कि डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवरी है, जैसे टीसीएस हो गया, इसके कंपटीटर्स होते हैं। तो वो जब अपना फॉर्म देते हैं कि आप ये फॉर्म सारी इंफॉर्मेशन फिल करें, तो वहाँ से आपको आइडिया होता है कि कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। तो कंपटीटर्स के जब आप फॉर्म्स फिल करते हैं, कंपटीटर्स के साथ आप जब उनकी वेबसाइट पर, उनकी सोशल मीडिया पे जाके इंगेज होते हैं, तो उनका जो पैटर्न है, उनका जो बात करने का अंदाज है, या उनकी जो पैकेजेस हैं बेसिकली वो क्या है, या अगर प्रोडक्ट्स है तो सिंपल ई कॉमर्स होता है, तो हम जाके उनकी वेबसाइट से प्रोडक्ट देख सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, वो सिंपल मेथड है। लेकिन ये चीज़ कि कैसे आपने उनसे मैक्सिमम कंपटीटर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो तब होगा जब आप उनके साथ इंगेज होते हैं। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। आप कई साल की तगदो जो है वो आपको चंद कोर्स के अंदर, चंद कम्युनिकेशन करने से आपको हासिल हो जाती हैं। ये वो मेथड था जिसको मैंने 2017-16 में अडॉप्ट किया और काफ़ी कुछ मैंने सीखा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक योर फाइंडिंग्स। कि जब आपने ये तमाम चीज़ें तीनों इकट्ठी कर ली, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कंपटीटर्स हैं उनको आपने लिस्ट डाउन करना है, और उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को आपने उस हर कंपटीटर की लिस्ट करना है, फिर उनकी गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको भी आपने लिस्ट डाउन करते जाएं। स्प्रेडशीट जो है वो गूगल शीट के नाम से है, ज़्यादातर आप वही यूज़ करें। और उससे ये होता है कि हर एक चीज़ आपके पास बहुत अरसे तक आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, डाटा आपका ज़ाया नहीं होता अगर आप गूगल शीट यूज़ करें। तो आपने उन फाइंडिंग्स को ट्रैक लाजमी करना है कि अब तक आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको स्टोर करें, फिर उससे आपने फ़ायदा उठाना है बाद में कि कैसे कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं बेसिकली। चेक ऑनलाइन रिव्यूज, ये नेक्स्ट पॉइंट है
तो इसमें भी आपने ये देखना है कि अगर उनका फेसबुक पेज है तो वहाँ पे लोग जो उनको रिकमेंडेशन दे रहे हैं और रिव्यूज दे रहे हैं वो कैसे हैं। अगर वो गूगल गूगल माई बिजनेस के ऊपर उन्होंने अपना बिजनेस को ऐड किया हुआ है तो वहाँ पे उनको किस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर अगर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और वहाँ पे उनको रिव्यूज मिल रहे हैं तो उनको भी आपने चेक करना है कि किस तरह की उनकी रेपुटेशन है, कस्टमर उनके साथ किस तरह से इंगेज हो रहे हैं, रिव्यूज जो मिल रहे हैं पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, या क्या उनका रिव्यूज के अंदर क्या पैटर्न है। उनके रिव्यूज का पैटर्न को आपने समझना है और अंदाजा लगाना होगा कि रिव्यूज जो हैं वो आपको भी रिव्यूज चाहिए होते हैं। उससे रिव्यूज चेक करने से ये फायदा होता है कि न्यूबीज जो होते हैं एज अ स्टार्टअप जो होते हैं, आपको अपने हर नया कस्टमर शुरू में जो आपको कस्टमर मिलता है जब आप उसको प्रोडक्ट या सर्विस देके सेटिस्फाई कर लेते हैं तो उससे आप रिव्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि ये मेरी सोशल मीडिया पे चले जाएं, यहाँ पे रिव्यूज दे दें, या मेरा गूगल माई बिजनेस के ऊपर आप रिव्यू दे दें। तो आप उनको कहा कहते हैं, आपको कहना चाहिए अपने उन कस्टमर्स को जो आपके सेटिस्फाई कस्टमर हैं, ऐसे कस्टमर जो आपके साथ रिटर्निंग कस्टमर हैं, तो उनको आपको कहना चाहिए कि आपके जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन जितने भी आप मौजूद हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे उनको आप कम अज़ कम रिव्यूज़ लाजमी दें। लेकिन वो रिव्यूज़ आपको तब तजर्बा होगा, आइडिया होगा जब आप अपने कंपटीटर्स को देखेंगे कि वो किस तरह से रिव्यूज़ ले रहे हैं, उनकी ट्यून क्या है, बात करने का अंदाज क्या है, कस्टमर किस तरह से रिव्यू दे रहा है, सिंगल वर्ड में दे रहा है, सेंटेंस बना रहा है, कोई बाकायदा लंबी चौड़ी स्टोरी बना रहा है। तो आपने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है। जी, यहाँ पे किसी ने हैंड रेज किया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपने जो फर्स्ट किया फेसबुक का पेज बना लिया है और उसको आपने सेट कर लिया है, अब आपने कंपटीटर्स के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखे और आपने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है कि कौन कौन सी जगह हैं जहां आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो इतनी अथेंटिक और इतनी वैलिड है कि वो अट्रैक्टिव है, या आपने तमाम प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, या आपने जो फ़ोन नंबर दिया है उसके साथ आपने ईमेल एड्रेस दिया है, वेबसाइट का एड्रेस दिया है, लोकेशन ऐड की है, या आपका जो फेसबुक का बैनर है वो इतना अट्रैक्टिव है कि वो मैसेज क्लियर कर रहा हो, आपका लोगो का इतना इम्प्रूव, आपका लोगो का इतना वाज़ेह क्लियर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने कंपटीटर्स को देख के ऐसी तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां आप वीक हैं और आपने उनको इम्प्रूव करना है, और जहां वीक है उसको आपने फिर लिस्ट ऑन भी करना है। ये रिसर्च करना है कंपिटिटर्स को, तब हमें ये तमाम चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टूल्स फॉर कम्पिटिटिव रिसर्च, कि जब हम कंपिटिटर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए ना कुछ ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिखे हैं, स्पाइफू है और बुससुमो है। स्पाइफू पेड है, बुसुमो भी पेड है, लेकिन बुसुमो आपको कुछ ना कुछ फ्री रिसर्च सर्च दे देता है, वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये एक पूरी अलग से प्रैक्टिस है, इसको आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो इन दो टूल्स को नोट डाउन कर लें। इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड जो है आपकी फील्ड्स में मौजूद क्या ट्रेंड चल रहे हैं, यानी आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें इन टूल्स में तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके कंपटीटर्स किस तरह की, या जो आम आवाम है वो किस तरह की पोस्ट के ऊपर एंगेज हो रहे हैं, किस तरह की चीज़ें ट्रेंड में है, वो ये टूल्स आपको हाईलाइट करके बताते हैं। उससे आप ट्रेंडी पोस्ट और ज़्यादा टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही होती है वो आपको ये बताते हैं। इन टूल्स से आप लोगों को कंपिटिटर्स को एनालाइज करने का बहुत मौका मिलता है बेहतरीन। ये आपको कंपिटिटर्स के डाटा निकाल के देते हैं बेसिकली। ये दो टूल पेड हैं, इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये बहुत एक अच्छा एडअप है आपकी कंपिटिटर रिसर्च के अंदर। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं तो हमारे पास हमने जब भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना वेबसाइट सोशल मीडिया के ऊपर पेज बनाना है तो पेज बनाने के बाद हमने अपने कंपटीटर्स को देखना है। इसी तरह जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो अपनी वेबसाइट बनाते हुए भी हमने अपने कंपटीटर्स को देखना होता है
कि हमारे कंपटीटर्स ने किस तरह से वेबसाइट बनाई है और उन्होंने वो किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कौन कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस को रखा हुआ है। तो हमें हर एक पॉइंट को फॉलो करना होता है, हर एक चीज़ को इसमें फॉलो करने के अंदर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेना होता है, आइडिया लेके उस चीज़ को अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करने में और कॉपी पेस्ट करने के अंदर बड़ा फ़र्क होता है, तो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने चीज़ों को अडॉप्ट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट हम स्लाइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कंडक्ट अ सोशल मीडिया ऑडिट। अब तक हमने ये देखा कि हमें कंपटीटर्स की किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ऑडिट करना है हमने सोशल मीडिया का, और उस ऑडिट के अंदर हम किन किन चीज़ों को देखेंगे कि हमारी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑडिट करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का ऑडिट करें और कंपटीटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट का ऑडिट करें। तो ऑडिट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि अब तक बनाए गए हमारी अपने पर्सनल जो ब्रांड है उसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको हमने लिस्ट डाउन करना है, एक तरतीब में लिख लेना है, कहीं स्प्रेडशीट के अंदर उनको अरेंज कर लेना है। उससे क्या होता है कि हम अक्सर औकात यूँ होता है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, कुछ अपडेटेड होते हैं, कुछ आउटडेटेड होते हैं, कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन अपडेट की है, कहीं पे हमने डाटा शेयर किया है या नहीं किया। इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हमें होता है जब हम 6 महीने, साल बाद अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि काफ़ी कुछ मिसिंग है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक ऑर्डर में ले आएँ, एक जगह पर एक एक्सेल की शीट में उनका एक्सेस लिख दें, लिंक्स डाल दें, उनके ऊपर देख लें कि फ़ोन नंबर हर एक के ऊपर सेम डला हुआ है, ईमेल एड्रेस सेम डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन सेम है, और किस कब-कब हमने पोस्ट किया है, कौन-कौन सी हमने वहाँ पे डाटा शेयर किया है। उससे हम काउंटेबल होते हैं कि हमारा काम अब तक कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सही हुआ खड़ा है, किसके ऊपर कम हुआ खड़ा है, किसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमने ऑडिट के अंदर ये देखना है कि हर नेटवर्क जिस चीज़ के ऊपर भी हम मौजूद हैं, हमारा बिज़नेस मौजूद है, उस नेटवर्क के ऊपर हमने कौन-कौन से गोल्स हमने नेक्स्ट अचीव करने हैं। यानी कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हम कम एंगेज हो रहे हैं, कम हम एक्टिव हैं, तो हमने वहाँ पे गोल ये रखना होगा कि हमारी वीकली एक पोस्ट होनी चाहिए, हमारी मंथली 2 से 3 वीडियोज़ जानी चाहिए, तो आपने वहाँ पे गोल डिफ़ाइन करने हैं ऑडिट के दौरान। मेक श्योर योर ब्रांड प्रमोशन एंड लैंग्वेज आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपने जो ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज है वो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट कि आप लोग उर्दू में बात कर रहे हैं तो टोटल आप उर्दू में बात करें, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका मैसेज ही सारे इंग्लिश में होने चाहिए। ये ना हो कि आप स्टार्ट हेलो ग्रीटिंग उर्दू इंग्लिश में है और फिर बाद में आप उर्दू के अंदर बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों को कंबाइन करके भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी अगर आपकी ऑडियंस है तो आप फिर उस टोन को मेंटेन रखना है, उसको कंसिस्टेंट रखना है, उसको फिर चेंज नहीं करना है कि आप टोटल उर्दू में शुरू हो जाएं या टोटल इंग्लिश के अंदर बात करें। तो आपने इस चीज़ को भी वहाँ पे इंश्योर करना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है तो वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। ओपन अप योर सोशल मीडिया एनालिटिक्स, तो उसके बाद आपने ये देखना है कि हर सोशल मीडिया अपना एक एनालिटिक टूल देता है। उस एनालिटिक टूल को आप ओपन करके देखें कि प्रीवियस मंथ, 6 मंथ, साल का आपका क्या अप डाउन रही, कितनी एंगेजमेंट रही, कहाँ पे आप वीक थे, कहाँ पे आप बहुत अच्छा गए। आपने ये देखना होगा कि कोई सीज़न है, कोई इवेंट आया है जिसके ऊपर आपका सोशल मीडिया के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा रही है। तो एनालिटिक्स से आपको बहुत कुछ डाटा मिलता है और बहुत कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को। तो गूगल एंड जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन प्लेटफॉर्म ने बिल्ट इन किए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई योर टॉप परफॉर्मिंग सोशल मीडिया पोस्ट। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को अक्सर औकात हम इग्नोर कर जाते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि इस एनालिटिक टूल से आपने उन तमाम पोस्ट को सॉर्ट आउट कर लेना है, पूरे 6 मंथ का या 1 मंथ का या पूरे 1 साल की पोस्ट को, और देखना है कि किस तरह की पोस्ट ने सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट ली है। फिर उसके बाद आपने उन तमाम पोस्ट को री एंगेज करना है, रीशेयर करना है, रीपोस्ट करना है, ताकि आपका जो कस्टमर है वो मैक्सिमम आपकी पोस्ट के साथ एंगेज हो। एक तो पॉइंट ये है कि रीशेयर करें, रीपोस्ट करें। इसके अलावा एक और तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जिस नेचर की पोस्ट ज़्यादा इंगेज हो रही हैं, उस नेचर की पोस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें, न्यू क्रिएट करें। यानी एक ट्यून है, एक लेआउट है, एक डिज़ाइन है, एक कलर है, एक ऑडियो है, एक वीडियो है, एक एंगल है। वो इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है कि उन तमाम पोस्ट जो सबसे ज़्यादा इंगेज हुई हैं, सबसे टॉप परफॉर्मेंस दी हैं, उनके आपने ये पेचीदा चीदा-चीदा जो पॉइंट्स हैं उनको आपने नोट करके उन्हीं को आपने अपनी आने वाली हर पोस्ट के अंदर रेप्लिकेट करते जाना है, ताकि आपकी आने वाली हर पोस्ट जो है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जनरेट करे। नेक्स्ट है कि फिगर आउट हाउ यू आर फनलिंग योर सोशल मीडिया ट्रैफिक। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल और एडवांस लेवल का है कि आप जब कंटेंट मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि आपकी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो इंफॉर्मेटिव होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो आप इस मकसद से नहीं कर रहे होते कि उससे आपको लीड जनरेट हो, आपकी प्रोडक्ट सेल हो। इसे हम फनल कहते हैं। तो फर्स्ट फेज है आपका कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं, आप हेल्प आउट कर रहे हैं, आप जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो उन फेजेस को आपने देखना है कि किस फेज की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की पोस्ट कर रहे हैं, या आपकी जो एक्चुअल सर्विस या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी पोस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। आपने अपने जो फनल्स हैं ट्रैफिक सोशल मीडिया, उसको आपने फिगर आउट करना है कि किस तरतीब से आपने चलना है, कौन सी पोस्ट आपने ज़्यादा करनी है, कौन सी पोस्ट कम करनी है। अक्सर औकात यूँ देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपकी तमाम की तमाम पोस्ट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होती हैं। आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहे होते, तो उसमें आपने ये देखना है कि आपको फनल्स बनाने होते हैं। तो उस चीज़ को आपने फिगर आउट करना है और अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, और उसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली पोस्ट के दरमियान आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की पोस्ट भी ऐड अप करते जाएँ। नेक्स्ट जो है वो डिग इनटू योर डेमोग्राफिक डाटा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं तो आपको डेमोग्राफिक डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ मिल होता है कि आप मुल्तान में फ़र्ज़ किया अपनी कैंपेन चला रहे हैं, तो आपके जो कस्टमर हैं वो मुल्तान में किस एरिया में सबसे ज़्यादा हैं? देहात के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, शहर के अंदर किस एरिया में रहने वाले हैं, कैंट के रहने वाले हैं, इधर आप कह दें कि डीएचए में रहने वाले हैं, या आप मॉडल टाउन वाली साइड पे रहते हैं, या शाहरुख ने आलम रहते हैं। ये आपने डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करना है कि जो सबसे ज़्यादा डाटा, सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट किस एरिया से हो रही है। तो वो जब आप इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करेंगे, या आप ये देखें कि ज़्यादा लोग कौन एंगेज हो रहे हैं, किस एज के लोग एंगेज हो रहे हैं, फीमेल्स एंगेज हो रही हैं, मेल एंगेज हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जब आप डिग आउट करेंगे, इसको आप कलेक्ट करेंगे अपनी चलाई गई पिछले पूरे मंथ की कैंपेन्स को, तो उससे आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ पे आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं। आप एरिया वाइज, आप एज वाइज, आप सेक्स वाइज कि कौन सी मेल फीमेल आप इंगेज कर रहे हैं, कौन से ज़्यादा लोग इंगेज कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट कैंपेन उन्हीं के हवाले से चलाएंगे। इसको हम मज़ीद देखेंगे आगे डेमोग्राफिक डाटा को। इसे हम कहते हैं पर्सोना, बिल्ड पर्सोना। उसके अंदर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे मज़ीद आगे। मैंने इसको एक स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि असेस अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपने ये देखना है कि अगर कोई नया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का और उसके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको मिलती हैं, तो आप उसको भी अडॉप्ट करें,
जैसे पिछले कुछ अरसे में टिकटॉक एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं, तो आप भी वहाँ पे शिफ्ट आउट हो सकते हैं, अपने बिजनेस को वहाँ पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कि हमने सोशल मीडिया का ऑडिट कैसे करना है, जो अब तक हमने अपनी कंपेन्स चलाई हैं, अब तक जो हमारी एक्टिविटीज़ थी 6 महीने साल की एक्टिविटीज़ थी, तो उसको आपने कैसे ऑडिट करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आनी है, इस चीज़ को आपने इंश्योर कैसे करना है, ये तमाम पॉइंट हमने इस स्लाइड में सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएट अ सोशल मीडिया कैलेंडर। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपको सोशल मीडिया कैलेंडर भी बनाना पड़ता है। आपको सोशल मीडिया कैलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अक्सर होता यूँ है कि आपको अपनी ऑडियंस से कंसिस्टेंटली एंगेज रहना होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या जनरल इंफॉर्मेशन की पोस्ट वगैरह शेयर नहीं कर रहे, तो आपका सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं होगी, इतनी सेल नहीं होगी, आप लीड्स नहीं जनरेट कर पाएँगे। और फ़र्ज़ किया आपने कंटेंट जनरेट कर भी लिया कि 10, 15, 20, 50 आपने पोस्ट जनरेट कर ली कि मैंने इस पूरे महीने में पोस्ट करनी है, पब्लिश करनी है। तो जब तक आप उसको कैलेंडर आउट नहीं करेंगे, तब तक आपका वो फ़ायदा नहीं होगा कि आप यूँ कह दें कि मैं एक ही दिन में 40-50 कर दूँ, 20-15 पोस्ट एक दिन में कर दूँ और पूरा महीने वो काम आ जाएँगी, जिस तरह से आपने नहीं करना, बल्कि आपने उसको एक ऑर्गेनाइज़ कर लेना है अपकमिंग डेज़ के ऊपर। और उससे ये होता है कि आपका पूरा महीना एक फ्लो में चलता है, ऑडियंस को भी पता होता है, आपके जो फॉलोअर्स हैं उसको भी पता होता है कि ये पेज एक्टिव है और इसकी अक्सर औकात पोस्ट आती रहती हैं। तो कस्टमर भी आपकी बार-बार आने वाली पोस्ट को देख के उसके दिमाग में आपकी जो लोगो है, ब्रांड है, वो क्लिक करता रहता है और अक्सर औकात वेट करते रहते हैं कस्टमर कि फलाना पेज या फलाना ब्रांड जो है उसकी अपकमिंग प्रोडक्ट्स नेक्स्ट क्या हो सकती है। उसके लिए क्या है कि आप लोगों ने एक सोशल मीडिया कैलेंडर को इस्तेमाल करना है, ताकि आप रेगुलरली जो है पोस्ट कंटेंट जो है वो पब्लिश कर सकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, डिसाइड विच प्लेटफॉर्म और फाइट राइट फॉर यू। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो उस वक्त आपने ये डिसाइड करना होता है कि अब मुझे किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। आपकी बिजनेस से रिलेटेड, आपकी बिजनेस के मुताबिक कौन जो ऑडियंस है वो किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकती है। यानी हम कॉमन हमारा जो इस टाइम माइंडसेट बना हुआ है कि एक फर्स्ट का बिजनेस आपने लॉन्च किया, तो आपने इंटरनेट में मौजूद टॉप 10 फर्ज किया, टॉप 10 तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट बना के आप छोड़ दें कि हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हों, लाजमी हो। लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होता, उससे फ़ायदा आपको तब होगा जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी ऑडियंस कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। फर्स्ट किया आपकी ऑडियंस है यूट्यूब के ऊपर या ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग सिर्फ वीडियोस को देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, तो उस सूरत में आप टेक्स्ट की शक्ल में आर्टिकल लिख लें या आप कंटेंट लिख लें, आप किसी भी फार्म को ज्वाइन कर लें, तो आपको वहाँ से ऑडियंस नहीं मिलेगी। आपकी ऑडियंस है वहाँ पर जहाँ यूट्यूब की सॉरी वीडियोस देखी जा रही हैं। अब वो यूट्यूब हो सकता है, वो टिकटॉक हो सकता है, वो किसी और तरह की वीडियोस का प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो उसके लिए आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑडियंस एक्चुअली है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हो सकता है कि आपकी 100% ऑडियंस इंस्टाग्राम पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना हो, सिर्फ इंस्टाग्राम पर हो। तो उस सूरत में आप मेहनत कर रहे हैं फेसबुक पे, आप मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप मेहनत कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, रेडिट के ऊपर, तो मुश्किल है। अब होता ये है, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप लोगों का एक ब्लॉग है, निश ब्लॉग हम कहते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर जैसे हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर एक आप लोग ब्लॉग एक बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आए, मैक्सिमम ट्रैफिक आए और आके हमारे आर्टिकल्स को पढ़े हाँ और एंटरटेन हो और उससे हमें गूगल एडसेंस की मदद में अर्निंग हो। तो उसके लिए आप यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैफिक आती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगी वो पिंटरेस्ट से मिलेगी।
तो सबसे ज्यादा ऑडियंस आपकी जो है वो पिंटरेस्ट पे पड़ी है, तो आपको जरूर लाजमन पिंटरेस्ट के ऊपर जाके अपने तमाम ब्यूटिशियन के ब्यूटी स्किन एंड ब्यूटी या ब्यूटी एंड फैशन के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं आप वो पिंटरेस्ट पे ही जाके शेयर करें। तो वहां से आपको पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी एशियन कंट्री की सबसे ज्यादा ऑडियंस आपको मिलेगी, ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी जो बिजनेस की ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, रिसर्च करनी है कि आपके कंपटीटर्स कहाँ पर हैं ज्यादातर। नेक्स्ट जो है आपने डिफाइन योर गोल्स, कि आपने जब ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली तो अब आपने आगे गोल्स आइडेंटिफाई करना है। ये हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, फाइंड योर ऑडियंस। तो जब आपने अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये मुझे लगता है थोड़े से पॉइंट मिक्सअप हो रहे हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई का मतलब है कि हमने जज कर लिया, देख लिया कहाँ है। फाइंड योर ऑडियंस का मतलब है कि हमने ऑडियंस को इंगेज करना है उस कैटेगरी के अंदर। जैसे मैंने पिंटरेस्ट की आपको मिसाल दी है कि मैंने अपना बिजनेस पिंटरेस्ट के ऊपर जाके ऐसी पिन बोर्ड क्रिएट करना है जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, तो आपको आपकी ऑडियंस मिलेगी, अदरवाइज आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी। या मैं यूं कहूं कि अब फेसबुक पेज आपने बना लिया और आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, ऐड चला लिया, और अब आप ऐड चला रहे हैं। ओवरऑल आपने पूरी मुल्तान सिटी सिलेक्ट कर ली और ऐड चला रहे हैं कि मुल्तान में फर्ज किया 60 लाख लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, तो वो 60 लाख लोगों को आपका ऐड नजर आ रहा है, आपको आपकी ऑडियंस नहीं मिल रही। आपकी ऑडियंस तब मिलेगी जब आप एज वाइज, आप क्या कहते हैं जेंडर वाइज, या फिर आप जियोग्राफिक वाइज उनको देख नहीं लेते, अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। जी हम बात कर रहे थे कि आपने अपनी ऑडियंस को फाइंड करना है, और नेक्स्ट पॉइंट था कि कंसीडर द नेचर ऑफ योर बिजनेस। अच्छा यहाँ भी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आपके जो बिजनेस है उसको आपने कंसीडर करके कैसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्रोमाइज करना है। यहाँ पे पॉइंट ये है, मैंने ऐसे काफी फेसबुक पेज देखे हैं जो अपनी प्रोफाइल बिल्कुल मुख्तसर से रखते हैं, यानी उन्होंने अपना सिर्फ कवर इमेज लगाया, लोगो लगाया, बस नीचे पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की हुई कि अपने बिजनेस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी हो, या अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट इवन कर सकते हैं आप फेसबुक के ऊपर, या आप अपनी सर्विस को डाल सकते हैं। तो आपने अपने बिजनेस की नेचर को देख के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, या सोशल मीडिया को चूज़ करना है। कैसे कि फर्ज किया आपकी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, तो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो आप सोशल मीडिया जो फेसबुक है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। सर्विसेज को आप लिस्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस नेचर है प्रोडक्ट वाइज, तो आप फेसबुक पेज को कंसीडर करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि मैं ट्विटर के ऊपर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लूं और वहां पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। या आप कह दें कि पिंटरेस्ट के ऊपर मैं ऐसा करूं, तो वहां तो आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस शेयर कर सकते हैं। या इंस्टाग्राम है, तो अगर आपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसके लिए आप या तो फेसबुक को यूज करेंगे या आप व्हाट्सएप को यूज करेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करेंगे, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस के नेचर से रिलेटेड होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट था कंसिडर डेमोग्राफिक। ये डेमोग्राफी मैं पहले भी डिस्कस किया एक दो दफा कि आपकी ऑडियंस जो है वो कौन से इलाके में रहती है, किस इलाके की ऑडियंस है, और वो ऑडियंस जिस इलाके में मौजूद है वो कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे। ये एक आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप इस तरह से डेमोग्राफिक को चूज करें। लेकिन इसके लिए ना एक दूसरा एंगल है, मैं इसको यूं कंसीडर करता हूँ कि फर्ज किया आप कहते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है मुल्तान में घरेलू खवातीन हैं
जो कि सारा दिन टीवी देखती हैं, केबल देखती हैं, उस सूरत में आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे? मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मैंने एक बिजनेस के लिए वर्क किया था। स्कूल सिस्टम होता है ना, मुल्तान में बहुत सारे स्कूल सिस्टम है। उन लोगों के लिए अगर वो कहते हैं कि हम फेसबुक के ऊपर आके अपनी कैंपेन चलाना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल हों अपने हमारे स्कूल में, जो कि मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, मिडल, 5वीं क्लास से दूसरी तीसरी क्लास के हैं, तो उनके लिए हम ये पॉइंट देखेंगे कि डेमोग्राफिक वाइज आपका सोशल मीडिया कौन सा वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उस सूरत में केबल टीवी बहुत ज़बरदस्त या रेडियो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, वहाँ से ज़्यादा बिजनेस जनरेट होता है। तो उस सूरत में हमने ये देखना है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ऑडियंस है, वो डेमोग्राफिक वाइज किस सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ कर रही है। पार्टिसिपेट इन फॉर्म डिस्कशन, ये नेक्स्ट पॉइंट था कि आप ये देखें कि ऐसे बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं। जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, बिजनेस की है, पार्क व्हील्स वाले, उन्होंने अपनी एक फार्म बनाया हुआ है जिसके वो बहुत ज़्यादा दुनिया एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्कशन चल रही होती है कारों के बारे में, मुख्तलिफ अपकमिंग मॉडल्स के बारे में और टूल्स के बारे में, एसेसरीज के बारे में। तो वो हर एक टॉपिक वाइज फोरम्स मौजूद होते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसकी ज़्यादातर ऑडियंस, ज़्यादातर लोग फार्म्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट, तो आपको वो फार्म्स ढूंढ कर और उन फार्म में मौजूद थ्रेड्स होती हैं, वहाँ पे आपने इंगेज होना है, अपनी थ्रेड्स क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इंगेज हो। और वहाँ से भी आपको ये देखने को मिलेगा कि उन फार्म्स के ऊपर डिफरेंट बिजनेस जो है वो कैसे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट कंटेंट जनरेट करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो बिल्कुल उनका टोन ऑफ कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है फॉरम्स के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें, जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि नाउ योर ऑडियंस, कि आप अपने ऑडियंस को पहचानें कि आपकी ऑडियंस है कौन, अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें। इसमें सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ये कि आपके पास मौजूदा जो डाटा है, मौजूदा कंटेंट है, उसको आपने रिव्यू करना है। अब मौजूदा डाटा क्या हो सकता है कि आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके जो भी रिश्तेदार, दोस्त अब आप जानने वाले हैं, उनको आप देखें, उनको आप एनालाइज करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ जो आपका करंट मौजूदा डाटा है, जानने वाले हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करें और देखें कि वो क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देते हैं। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एज वाइज, जेंडर वाइज और मिजाज के हिसाब से लोग आपको फीडबैक देंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो आपने वो जो करंट आपके पास मौजूद हैं लोग, जिनको आप आसानी से अपनी प्रोडक्ट दे सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं या इवन गिफ्ट कर सकते हैं, तो वहां से आपको आइडिया होगा कि यार इस तरह के लोग ज़्यादातर, मतलब मैं कहूँ फीमेल्स हैं आपकी रिश्तेदार में, आप उनको दें, आप आइडिया लें कि अब वो उनमें से कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा रिव्यू दे रहे हैं, ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे एक आपको आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट है कि लुक टू प्रीवियस सक्सेस अमंग योर ऑडियंस। ये थोड़ा सा पेचीदा है कि आपकी जो ऑडियंस है, उनसे आप रिव्यू लें कि उन्हें आपकी प्रोडक्ट से रिलेट मिलती जुलती कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे अच्छी लगती है। इसका एक एंगल ये है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिएट बाय पर्सोना। ये वो चीज़ है जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करते हुए सबसे पहले क्रिएट करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आके कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको बाय पर्सोना क्रिएट करना चाहिए। बाय पर्सोना के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपको एक आइडिया हो जाता है, आपने एक आइडिया लगाना होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, क्या वो मर्द है या औरत है, ये डिफाइन हो गया। फिर आपने ये डिफाइन करना होता है कि उसकी एज क्या है, किस एज के दौरान है, 25 से 30 साल के दौरान एज के लोग हैं या 25 से 35 साल के लोग हैं या बड़ी एज के लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने चाहेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। एज हो गई, जेंडर हो गई, फिर आपने ये देखना होता है कि वो जो बंदा है, वो जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, जो बायर है,
वो जॉब करता है या घर में रहता है, यानी हाउस वाइफ हैं, या घर में रहने वाले बच्चे जैसे कह सकते हैं, या बूढ़े लोग जैसे घरों में रहते हैं। और अगर वो जॉब करते हैं तो वो किस तरह की जॉब करते हैं, मतलब उनकी जॉब 9 to 5 है, या वो मार्केटिंग की जॉब है, या वो बैंक में जॉब करते हैं। मतलब नेचर आपने देख लेनी है कि कौन सी नेचर है जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है। उस ये तमाम चीजों को, उनका बिहेवियर यानी उनको पसंद क्या है, उनकी आम लाइफ में वो क्या गेम्स को पसंद करते हैं, ऑनलाइन गेम पसंद करते हैं, फिजिकल गेम पसंद करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज हैं, किस तरह का उनको ओढ़ना बिछोना है, कौन सी जगह पे आना जाना पसंद करते हैं। ये बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं जो बायर पर्सोना के अंदर आप एक विजुअली एक आइडिया लेके नोट डाउन कर लेते हैं, रिटर्न लिख लेते हैं कि आपका जो बायर है वो उसकी ये खसूसियात हैं, वो ज्यादातर ये उसके फीचर्स हैं। जब आप ये तमाम फीचर्स को नोट डाउन कर लेते हैं, एक बायर पर्सोना बना लेते हैं, उस वक्त आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे अंदाज से सेल आउट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपने ऑडियंस को समझ सकते हैं और उसे टारगेट कर सकते हैं। तो बायर पर्सोना बना लेने के बाद आपकी जो मार्केटिंग के सक्सेस रेट है वो 50% प्लस हो जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, और पूरी दुनिया में बायर पर्सोना को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कुछ मार्केटर ऐसे भी हैं जो बायर पर्सोना की लिए नेगेटिव भी पॉइंट हैं उनको, वो समझते हैं कि बायर पर्सोना इज नथिंग, बट स्टिल बायर पर्सोना वर्क करता है और उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये वही चीज है कि जब आप फेसबुक एड कैंपेन चलाते हैं तो वहां आप इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के ऐड चलाते हैं कि आप किस एज की ऑडियंस को टारगेट करना है, किस जेंडर को आपने टारगेट करना है, और साथ आपने ये देखना होता है कि उनका बिहेवियर्स क्या है। फेसबुक के अंदर आप ऐड चलाते हैं तो वहां पे वो बिहेवियर्स बता रहा होता है कि ऐसी बिहेवियर वाली ऑडियंस को टारगेट करना है, किस तरह की वो पूरी लिस्ट है। उसको आप देखेंगे कि जो गेमिंग से रिलेटेड, गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे लोगों को करना है, या जो बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे लोगों को एंगेज करना है, या जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे लोगों को एंगेज करना है। तो ये तमाम चीजें बायर पर्सोना में अगर आपने डिफाइन की होंगी, तो जब आप कंपेन्स चलाएंगे फेसबुक या किसी भी किस्म की एड कंपेन चलाएंगे तो ये बायर पर्सोना आपको हर जगह पे काम देगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप सर्वे कंडक्ट करें और देखें कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा ज्यादा ऑडियंस एंगेज हो रही है। सर्वे से आपको बहुत कुछ डाटा मिलता है जो कंपाइल करके आप उसे आउटपुट ले सकते हैं। ये पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केटर इसके ऊपर वर्क करते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि मेहनत तलब काम है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता। कीप एन आई ऑन योर कंपटीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अपनी ऑडियंस को जानने के लिए आप अपने कंपटीटर्स को भी देख सकते हैं कि वो उनकी पास कौन सी ऑडियंस है, वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पॉइंट नंबर 5 पे, कि एक टूल है मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मैसेंजर के नाम से है। एग्जैक्ट नेम मैं आप लोगों को बाद में सेंड कर सकता हूँ। वो एक पेड टूल है। उससे क्या होता है कि फेसबुक में अगर एक कंपटीटर का ऐड चल रहा है, पोस्ट है, ऐड चल रहा है, नीचे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, लाइक्स किया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि इसी ऐड में एंगेज की हुई सारी ऑडियंस को आप भी एंगेज करें, आप भी मैसेज करें और उनसे कम्युनिकेशन करें। तो वो एक मैसेंजर के नाम से, आई मैसेंजर के नाम से इस तरह से एक टूल है, वो इस्तेमाल होता है और आप अपने कंपटीटर के जो ऑडियंस है उसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट के ऊपर मुझे ये पॉइंट याद आया। नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि मॉनिटर ऑडियंस फीडबैक, कमेंट, एंगेजमेंट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस की सक्सेस के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, कि आपने मॉनिटर करना है कि जो ऑडियंस आपको फीडबैक दे रही है, कमेंट कर रही है, जो एंगेज हो रही है, उसको आपने जब तक ऑडिट नहीं किया, उसको आपने देखा नहीं, उसको आपने वक्त के ऊपर रिप्लाई नहीं किया, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। मैंने अक्सर ऐसे बिजनेस देखे हैं जो एड कंपेन चला रहे होते हैं और कमेंट्स को रिप्लाई तक नहीं कर रहे होते अपने ऑडियंस को, जो उनसे प्राइस पूछ रहे हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में बात कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आपने एड्स चलाया, कंपेन चलाई, या आप सोशल कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं ऑर्गेनिक वे में, तो आपको जो भी फीडबैक मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, आप
इंगेजमेंट हो रही है, आप उसके साथ इंगेज हो, उसको रिप्लाई करें लाजमी। उससे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस भी ग्रो होती है और आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानने को भी मौका मिलता है। एक्सपेरिमेंट विद कंटेंट एंड अपडेट्स योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि एक चीज़ काम नहीं कर रही तो आप उसको थोड़ा बहुत तब्दील करें, फिर चेंज करें, अंदाज चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, टोन चेंज करें। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट अंदाज से करने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और किस तरह की ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेज हो रही है। एक्सपर्ट है एक्सपेंड योर ऑडियंस, कि आप अपने ऑडियंस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद व्हाट यू नो, करंट कंटेक्ट, वही बात कि आपने अगर ऑडियंस को अपना बढ़ाना है तो आपके पास जो मौजूदा कंटेक्ट हैं आप उनको रिकंटेक्ट करें, उन्हीं को आप दोबारा से रीशेयर करें डाटा, उन्हीं को सबसे पहले आप इंगेज करें, उनसे ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को दोबारा से सेल करने के लिए इंगेज हों। इसे कहते हैं फॉलो अप। तो आप फॉलो अप लें सबसे पहले, जो इम्पोर्टेंट है। फॉलो अप ऐसी चीज़ है जो कि आपका जो कस्टमर एक नहीं बना लेकिन उस तक आपकी प्रोडक्ट आपकी चीज़ पहुंच चुकी है लेकिन उसने अभी तक माइंड नहीं बनाया। जब आप फॉलो अप लेते हैं तो वो माइंड बना लेता है। अक्सर औकात कहता है कि यार ऐसे चलो हम ये चीज़ खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है यूज सोशल मीडिया टू एंगेज ऑडियंस। वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। फोकस ऑन ऑडियंस प्रेफरेंस। आपने ऑडियंस की प्रेफरेंस को फोकस करना है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, बिहेवियर क्या है, वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। जिस तरह की उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, आप उन्हीं चीज़ों को एंगेज करें, उन्हीं चीज़ों को अपने कंटेंट के अंदर ऐड अप करें। इसे कहते हैं कॉपीराइट। बेसिकली ये पॉइंट है कॉपीराइट का कि जब आप कॉपीराइट करते हैं, कंटेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपने कॉपीराइट में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि आप अपना कंटेंट इस अंदाज से क्रिएट करें कि आपका जो ऑडियंस है उसकी प्रायोरिटीज़, हैबिट्स और बिहेवियर को आप मद्देनज़र रख के फिर आप अल्फाज का चुनाव करते हैं, कलर्स का चुनाव करते हैं अपने ऐड में, वीडियो के अंदर, और बैकग्राउंड का चॉइस करते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप तब अडॉप्ट करते हैं जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। एक्सपेंड योर लैंडिंग पेज ट्रैफिक। ये वेबसाइट के हवाले से पॉइंट है कि आप अपने एसईओ के ज़रिए अपनी वेबसाइट को ट्रैफिक इंक्रीज करें ताकि आपका बिजनेस एक्सपेंड करे। टीम अप विद कम्प्लीमेंट्री बिजनेस। ये वो चीज़ है जो बड़े ब्रांड करते हैं अक्सर औकात कि वो सब ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं या स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज कर देते हैं अपने ही जैसे और ब्रांड्स के साथ। फर्ज किया मेरा ब्रांड है, मैं खुस्सा बनाता हूँ, तो मैं एक ऐसा ब्रांड जो कि खुस्सा बनाता है और वो भी किसी हद तक अच्छा मार्केट में उसका आउटपुट है, एक अच्छा उसकी ट्रैफिक है, बिजनेस है, तो आप एक ऐसा खुस्सा लेके जाएं उसके पास जो थोड़ा यूनिक हो, उसके डिफरेंट अंदाज हो, और उसे कहें कि हम मिल के एक कंपेन चलाते हैं, किसी भी किस्म की आप मिल के कंपेन चला सकते हैं। तो वो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया खुस्से की, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो उस बड़े बिजनेस क्या करते हैं, छोटे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करके अपनी सेम प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। अब इसकी मिसाल मैं ये भी दे देता हूँ। अक्सर औकात आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि सर्विस है या बाटा है, इनके पास अदर ब्रांड्स की भी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया। हालांकि वो उनके अपने प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनमें अपने सब ब्रांड्स भी होते हैं, लेकिन एक आइडिया है कि आप एक ब्रांड दूसरे ब्रांड को प्रमोट करता है, सेम ब्रांड दूसरे ब्रांड को प्रमोट करता है। कब करता है, जब आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लें या को स्पॉन्सरशिप उनके साथ आप असाइन कर लें। नेक्स्ट है बिल्ड रिलेशनशिप। क्या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में रिलेशनशिप्स को कैसे बिल्ड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप अपने ब्रांड के नाम से फेसबुक ग्रुप क्रिएट करें और वहाँ पे आप ऑडियंस को, अपने लाइक माइंडेड लोगों को वहाँ पे या अपने फेसबुक में जो फ्रेंड्स हैं उनको वहाँ पे आप ऐड अप करें और वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ग्रुप के अंदर ऐड हों। फेसबुक ग्रुप्स क्रिएट करना थोड़ा सा टफ काम होता है, लेकिन आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा कि फेसबुक ग्रुप्स ही वो जगह है जहाँ पे आप फ्री में मार्केटिंग करते हैं और ऐसे बेतहाशा फेसबुक ग्रुप हैं
जहां पर इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज हो रही होती हैं, प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, डिफरेंट बिजनेस अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आप भी अपना फेसबुक ग्रुप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट लेने से कोई हर्ज नहीं होता, छोटा होता है, टाइम लग जाता है, लेकिन स्टार्ट लेंगे तो एक वक्त आएगा जो वो ग्रो कर जाएगा। कनेक्ट विद अदर एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंसर इन योर निश। आपने कनेक्शन बनाना है कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड या इंटरनेट में मौजूद एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ आप इंगेज हों, उनको आप प्रोडक्ट गिफ्ट करें। और इवन आजकल तो पूरा ट्रेंड चला हुआ है कि आप उनको पेड मार्केटिंग करवाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच करके उनको आप पे भी करते हैं, गिफ्ट भी करते हैं, और फिर वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो इससे आपके रिलेशनशिप बनता है और आपका बिजनेस प्रमोट होता है। ये वो एक्टिविटीज है जो मैं भी करता हूँ और हर बंदा करता है। मेंशन फॉलोअर्स इन योर पोस्ट एंड स्टोरीज। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने फॉलोअर्स को अपनी पोस्ट के अंदर, या आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को अपने पोस्ट के अंदर मेंशन करते हैं, तो वो खुश होते हैं, वो उनको एक इंकरेजमेंट मिलती है, वो फिर नेक्स्ट आपको मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेशनशिप भी बढ़ता है और आपकी अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। यूज अ सोशल प्लेटफॉर्म बिल्ट इन अट्रैक्टिव टूल। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया है कि आप इस तरह के डिफरेंट पेड टूल्स को यूज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को या ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके उनको एंगेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पे अटेंशन टू ट्रेंड्स। तो आपने ये चीज़ को मद्देनजर रखना है कि जो मार्केट में ट्रेंड आ रहा है उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है और उसके मुताबिक अपनी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप बहुत पीछे रहेंगे। सेल योर स्टफ विद सोशल कॉमर्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप, जैसे सबसे पहले मैंने आपसे इस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था, फेसबुक के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप प्राइस लिख सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं। इवन आप नीचे अपने वेबसाइट है तो उसका लिंक भी दे सकते हैं। तो आप अपना पूरा एक स्टोर बना सकते हैं फेसबुक पेज के ऊपर। आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाके अपना स्टोर बना सकते हैं। आप व्हाट्सएप के अंदर अपना प्रोडक्ट का स्टोर बना सकते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें मैक्सिमम सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक तो है कि आप अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, दूसरा आपको सोशल जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको भी आप यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी सेल को ग्रो कर सकते हैं। मिक्स अप योर फॉर्मेट ये तब आप करते हैं जब आपका कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन जरूरी होती है, कि लाजमी नहीं है कि आप बस वीडियो ही जनरेट करते जा रहे हैं, वीडियो ही अपलोड करते जा रहे हैं। थोड़ा सा वैरायटी चेंज करना है, आपने पोस्ट लगानी है, पोस्ट कलर चेंज करें, आप ऑडियोज ऐड करें, आप कंटेंट लिखें, लंबी स्टोरीज लिखें, शॉर्ट स्टोरीज लिखें, कोट्स लिखें, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स की बातों को रीशेयर करें। आप क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप लाइव आ सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी मार्केट की, अपने डिस्प्ले की आप लाइव कवरेज कर सकते हैं, आप इंटरव्यू ले लें। तो आपने अपना फॉर्मेट जो है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको आपने मिक्सअप करना है, ताकि हर तरह की आपका कंटेंट आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंगेजमेंट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आ गई कि फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि आपने क्वालिटी को मद्देनजर रखना है। ये अक्सर औकात आपने सुना होगा कि आपने क्वालिटी को देखना है, क्वांटिटी को नहीं देखना, लेकिन लोकल बिजनेस के अंदर हम इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते। हम कहते हैं नहीं जी, क्वांटिटी में काम करना चाहिए, क्वालिटी खुद ही सेट हो जाती है। ऑनलाइन में क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑनलाइन जो ई कॉमर्स की दुनिया है या ऑनलाइन जो बिजनेस हैं, वो तब अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जब उनकी क्वालिटी अच्छी हो। आप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है, लेकिन अगर सिर्फ क्वांटिटी को मद्देनजर रखा जाए तो मुश्किल हो जाता है। आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी क्वालिटी के ऊपर। राइट टूल यूज करना है, उसके लिए मैंने आपको एक दो टूल्स बताए हैं। आप एनालिटिक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी पेड टूल्स हैं।
आप ग्राफिक्स जनरेट करते हैं तो उसके लिए आप एडोब फोटोशॉप यूज करें या इलस्ट्रेटर यूज करें, या आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन है तो उसके लिए भी आप कंटेंट राइटर हायर करें, पेड कंटेंट राइटर हायर करें। या आजकल एक पेड टूल्स आ रहे हैं सस्ते में, एआई कंटेंट क्रिएट करते हैं, जेस्पर नाम है, तो उसको भी आप यूज करके कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग उसी के ऊपर फोकस हो रहे हैं। या जैसे कैनवा है, ये टूल है, उसको आप यूज करके ग्राफिक्स बना सकते हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया ग्राफिक्स जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि 70 to 80% सोशल मीडिया ग्राफिक्स कंटेंट जो है वो कैनवा टूल के जरिए बनाया जा रहा है। तो आप डिफरेंट टूल्स यूज करके अपनी कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं। शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है ऑटोमेशन के लिए। आपका टाइम बढ़ जाता है कि आपने जो भी कंटेंट जनरेट किया, जैसे हमने कहा था कि कैलेंडर यूज करें कंटेंट क्रिएट करने के लिए, इसी तरह शेड्यूलिंग का ऑप्शन है कि आप अपने कंटेंट को प्री क्रिएट कर लिए और आप उसको शेड्यूल लगा लें, ताकि आपका टाइम बचे और सेम टाइम के ऊपर आपका कंटेंट पब्लिश हो। और आपको एक आइडिया हो जाए कि अब जो कस्टमर है, आपका जो ऑडियंस है, उसे पता हो कि शाम को 6 से 9 बजे के दौरान पोस्ट आती है। और दुनिया इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मांगती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाता है कि शेड्यूलिंग में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट शामिल होता है। मैं खुद अक्सर औकात एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ कि 6 बजे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 7 बजे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 8 बजे कम हो जाता है, 9 बजे कम हो जाता है। और जब आप न्यू पोस्ट करते हैं तो आपने अपना ये चीज़ देख लेनी है कि शेड्यूलिंग के दौरान आपने देखना है तो कौन सा टाइम सबसे बेहतर है पोस्ट करने का। आप मल्टीपल पोस्ट कर सकते हैं, 6 बजे कर दें, 7 बजे कर दें, 8 बजे कर दें, 2-3 पोस्ट लगा दें, शेड्यूलिंग में लगा दें। अब आपने पूरा वीक कंपेन चलानी है, पूरा मंथ चलानी है, तो आप हर वक्त एक्टिव नहीं होते, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, कभी छुट्टी है, कभी क्या एंगेजमेंट है, तो आप शेड्यूलिंग लगा के टाइम भी बचा सकते हैं और अपना कंपेन को कंटिन्यूसली रन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक एंड रिफाइन योर परफॉर्मेंस। इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी काम किया उसको ट्रैक करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप लेक कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करें। ये था आज का सारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंटेंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं देखता हूँ चैट में कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं सवाल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो शेड्यूलिंग के बारे में आपने बताया, तो कोई ऐसा टूल है जिसमें ये हम सारे सोशल मीडिया जी की जी, पोस्ट बफर नाम का वगैरह भी टूल। शेड्यूल कर सकें? जी जी, बफर नाम का टूल है, फ्री टूल है। आप यहाँ पे बफर टूल के सर जरिए सॉरी, शेड्यूलिंग कर सकते। बफर, नाम दोबारा लिख दें please? बफर, जब वो पहली स्लाइड में जो था वही उसी का नाम था वो? वो टूल था बफर, BUFFER, बफर। ठीक, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट टाइम मैंने आप लोगों से शेयर किया है। असल में इसके ऊपर ना आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो कौन से टाइम ज़्यादा एक्टिव है, किस टाइम ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। एवरेज ऐसे देखा जाए तो जिसे हम कहते हैं ना ऑन, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हार्ड, वो है 5 बजे के बाद लोग ज़्यादातर फ्री हो जाते हैं काम कारोबार से, जॉब से, ज़्यादा एंगेज होते हैं शाम के टाइम।
तो 5 बजे के बाद से स्टार्ट होता है बेसिकली आपका एक्चुअल टाइम जब आपको करना चाहिए पोस्ट। आप दिन के टाइम भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो दिन को भी करते हैं पोस्ट, यानी सुबह 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी अक्सर पोस्ट उनकी आ जाती हैं। तो आपने ये प्रैक्टिस करके देखना है कि कौन सा टाइम ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। डिफरेंट टाइम पे आप पोस्ट करें, डिफरेंट पोस्ट। और अगर आपको लगता है कि उस टाइम जो आपने पोस्ट की एंगेजमेंट कम हुई है, आप वही पोस्ट को दोबारा किसी और दिन डिफरेंट टाइम पे भी कर सकते हैं ताकि आपकी पोस्ट ज़ाया ना हो। तो ये आपने खुद से चेक करना है कि किस टाइम आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम, पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं वीमेन चैम्बर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ने बहुत अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच। लेकिन डोमेन और होस्टिंग के हवाले से जो वेबसाइट का आपने बताया है, तो थोड़ी सी मुझे ये कंफ्यूजन है कि अगर हम डोमेन बाय करते हैं तो हमें अपने बिजनेस नेम, सम टाइम जो बिजनेस नेम्स होते हैं वो थोड़े लॉन्गर होते हैं, तो हमें अपने बिजनेस नेम पे ही बाय करना चाहिए या हम कोई और नेम भी सजेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए? के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश ये की जाती है कि जो आपका बिजनेस नेम होता है, अगर वो 3 से 4 वर्ड, 5 वर्ड पे चला गया है, तो उसके आप फर्स्ट वर्ड को कंबाइन करके बिजनेस का नाम डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका मुखफ़फ़ जो होते हैं वो बन जाते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि बिजनेस नेम कम से कम 2 वर्ड्स पे कंटेन करना चाहिए, तो आपकी जो बिजनेस में नेचर जो बता रही है, आपके बिजनेस की जो नेचर जो वर्ड बता रहा है उसको आपने मस्ट रखना है, जिसे हम कीवर्ड कहते हैं। आपका डोमेन नेम के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो लाजमी हो, और साथ कुछ आप कोई यूनिक सा वर्ड ऐड कर लें। आप मुझे ये बता दें कि आपका ना बिजनेस नेम है क्या, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, एक एग्जांपल दें। सर मेरा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के हवाले से है, मतलब मेरा है कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग गैलरी। अब मैं उसका इतना बड़ा डोमेन नेम तो नहीं बाय कर सकती ना, और ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाएगा इतना बड़ा डोमेन नेम। जी जी, आप फिर मैं कह रहा हूँ, आप देखें कीवर्ड आपके नाम ब्रांड नेम में 2 आ रहे हैं, प्रिंट भी आ रहा है और गैलरी भी आ रहा है। तो आप जो भी नाम लें, आप अपना प्रिंट या गैलरी का साथ लाजमी आए, ताकि जिसको भी आप अपनी वेबसाइट का नाम बताएं तो उससे आइडिया हो कि ये वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। अब फर्स्ट किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोग यूं भी कर लेते हैं जो पर्सनल ब्रांड बिजनेस बिजनेस बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नाराज ना होइएगा। रिजवाना प्रिंटिंग या रिजवाना गैलरी, इस तरह से .com करके वो वेबसाइट ले लेते हैं, यानी अपना नाम भी आ गया और अपने ब्रांड नाम भी आ गया। या आप यूं कह सकते हैं कि नाइट गैलरी, NIGHT, नाइट गैलरी, कोई भी एक ऐसा अल्फाज जो यूनिक सा हो, आप अपनी जो कीवर्ड है उसके साथ मिला के एक नया सा ब्रांड नेम बना के ले सकती हैं। एक ये अपॉर्चुनिटी, एक ये ऑप्शन होता है। इसके अलावा ऑप्शन ये भी आपके पास होता है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप फर्स्ट वर्ड, तमाम अल्फाज के फर्स्ट वर्ड लिख के और आप उसको कंबाइन बना के एक शॉर्ट सा नेम ले लें, क्योंकि वो आप अवेलेबल भी होता है। उसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास ये मौजूद होता है कि अक्सर लोग लिखते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ ऑनलाइन लिख देते हैं या ऑफिशियल लिख लेते हैं। तो आप इस तरह से भी अल्फाज ऐड कर सकती हैं, वेरिएशन बना के, कि कुछ आपका ब्रांड का नाम भी उसके अंदर ऐड हो और आप साथ ऑफिशियल या ऑनलाइन का लफ्ज ऐड कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको इस हवाले से मजीद कुछ सजेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, मैं कुछ वेरिएशन बना के आपको दे दूंगा, उनमें से जो सूटेबल आपको लगेगा आप वो बाय कर लें। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कांटेक्ट करूंगी आपसे, थोड़ी बहुत गाइडलाइंस लास्ट में लूंगी। जी जी जी। थैंक यू सर सो मच। जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। तो हमारी वैसे भी मीटिंग 3-4 मिनट में ख़त्म होने वाली है ये। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। ठीक है वकार साहब, वाइंड अप करें। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, मैं मजीद कर सकता हूँ, वैसे हमारे पास टाइम है। जी, SME BFC मुल्तान मेडा के बिहाफ पे मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर, बहुत फ्रूटफुल ट्रेनिंग थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।